हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लासेस। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रेट इको में। उस चैप्टर को आज एंड अप करते हैं। हमने टॉपिक पढ़ना है चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेटा बहुत ध्यान से समझेंगे, टॉपिक बहुत इजी है, बट इस टॉपिक का क्वेश्चन काफी बार आ जाता है पेपर कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस कैसे आ सकते हैं। बेटा इधर ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। हमने पढ़ा था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को मार्केट में डिटरमाइन कैसे किया जाता है, बताएगा कोई बच्चा? किसके बेस पे रेट को डिटरमाइन करते हैं मार्केट में? वेरी गुड। और हमने पढ़ा था डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, यस, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम के सामने जो रेट आता है दैट इज द इक्विलिब्रियम रेट और दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, राइट। अब ये कह रहे हैं कि एक्सचेंज रेट जो हमने डिटरमाइन किया, एक्सचेंज रेट इज OR। उस एक्सचेंज रेट में क्या चेंजेस आ सकते हैं? यस सर, आ सकते हैं। चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये टॉपिक है। वो चेंजेस कब कब आ सकते हैं सर? जब डिमांड और सप्लाई में चेंज आएगा। हम एक एक करके पढ़ते हैं। अगर डिमांड में चेंज आया तो डिमांड में दो तरह की चेंज हो सकता है, या तो डिमांड बढ़ेगी या डिमांड कम होगी। अगर डिमांड बढ़ जाए तो बेटा एक चीज याद रखना, जब डिमांड बढ़ेगी या सप्लाई बढ़ेगी तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, कम होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। बस ये बात याद रखेंगे। और वैसे भी सोच सकते हैं जब कोई चीज बढ़ रही है तो वो आगे की तरफ जाएगी ना, तो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, इट मीन्स मेरा जो डिमांड कर्व है इट विल शिफ्ट टू D1 ड्यू टू विच द न्यू इक्विलिब्रियम इज E1। न्यू इक्विलिब्रियम कितना आ गया मेरा? E1। ये समझ आया? इस इक्विलिब्रियम की वजह से जो मेरा रेट है वो बढ़ के हो गया OR1 और क्वांटिटी बढ़ के हो गई OQ1। समझ आई बात? डिमांड में चेंज होने की वजह से रेट भी बढ़ गया और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है। इंक्रीज इन डिमांड। एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल शिफ्ट द डिमांड कर्व टूवर्ड्स राइट फ्रॉम DD टू D1। कोई प्रॉब्लम? कह रहे डिमांड बढ़ते ही डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम DD टू D1। कोई प्रॉब्लम? आगे चलते देखो क्या लिखा है। इन द फिगर 11.41 देयर इज एक्सेस डिमांड। कह रहे जब डिमांड बढ़ी तो बताओ बेटा, डिमांड बढ़ते ही एक्सेस डिमांड आएगी या डेफिसिट डिमांड आएगी? एक्सेस डिमांड। ना भी मैं फिगर ना भी देखूं तब भी समझ आना चाहिए, डिमांड बढ़ते ही क्या आएगी? एक्सेस डिमांड। देयर इज एक्सेस डिमांड एट ओरिजिनल एक्सचेंज रेट ऑफ OR। कह रहे उसके मुकाबले एक्सेस डिमांड आ जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा बेटा? एक्सचेंज रेट राइजेस टू OR1। और देखो इस वजह से क्या हुआ सर, एक्सचेंज रेट जो पहले OR था वो अब बढ़ के क्या हो जाएगा? OR1 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? एज अ रिजल्ट एक्सचेंज रेट राइजेस फ्रॉम OR टू OR1। आगे चलते हैं। इट शोज, इससे क्या पता लगता है? दैट पर यूनिट ऑफ US डॉलर हैज इंक्रीज्ड। इसका मतलब डॉलर महंगा हो गया, इसका मतलब रेट बढ़ गया तो डॉलर। हमारी करेंसी क्या हुआ? एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट? हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। समझ आ गई बात? कैसे? सबको क्लियर है? तो देखो क्या लिखते हैं। हैज इंक्रीज दैट इज द डोमेस्टिक करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड। इसका मतलब हमारी करेंसी क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई। अब आपके पास देखो क्वेश्चन कितना अल्टीमेट बन सकता है। आपको ये समझ आया पूरा? अब देखो इससे अगर मैं क्वेश्चन बनाना चाहूं, बीइंग अ टीचर, अगर मुझे किसी बच्चे को एक ही क्वेश्चन में पूरा चैप्टर पूछना है, पता लग जाए कि बच्चे की नॉलेज कैसी है, तो मैं क्या कहूंगा? वी नो दैट एक्सचेंज रेट इन द मार्केट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। व्हाट आर द रीजंस ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व? व्हाट आर द रीजंस ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व? बच्चा कहता है सर रीजन ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, सर शिफ्ट तो पढ़ा था, इंक्रीज और डिक्रीज। या मैं कह सकता हूं व्हाट आर द रीजन ऑफ शिफ्ट, व्हाट आर द रीजंस ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व? व्हाट आर द रीजंस ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व? बच्चा कहता है सर ये क्या पूछ लिया, राइटवर्ड शिफ्ट तो पता है,
कि इधर बढ़ गया, रेट भी बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी रीजन क्या लिखूं सर? एक बात बताएं, इससे क्या जनरेट हुआ? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के रीजन पड़े थे, वो बता दें। समझा बात? पूछा क्या, आंसर क्या है? पहले आपको ये भी बताना पड़ेगा कि राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो एक्सेस डिमांड आ गई। अब एक्सेस डिमांड के रीजन बताएं। समझ गए बात को? क्वेश्चन कैसे खतरनाक बन गया आपके लिए? टॉपिक आपको ये याद आएगा और रीजन आपको याद नहीं आएंगे एकदम, तो इसीलिए पहले ही बता दिया कि इसकी वजह से एक्सेस डिमांड आई और एक्सेस डिमांड के आपके पास रीजन थे। अभी पूरा टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं हम। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड डिक्रीज होने से क्या होगा बेटा? आप खुद सोचे। डिमांड का विल शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड, D2 आ जाएगा। अब मैं एक ही डायग्राम में अगर बना रहा हूं तो लाइन को थोड़ा सा zigzag फॉर्म में बना रहा हूं। D2, इससे इक्विलिब्रियम आ जाएगा E2 एंड रेट विल फॉल टू OR2 एंड क्वांटिटी विल फॉल टू OQ2। समझ आ गई बात? रेट कम होने से मेरा क्या आएगा यहाँ पे? एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड? डेफिशिएंट डिमांड आ जाएगा। इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया? कम हो गया। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होने की वजह से हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो गई। व्हाट आर द रीजंस? आप सब जानते हैं। एप्रिसिएशन के रीजन अभी पढ़ के आ रहे हैं हम। कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं चेंज इन सप्लाई। अभी आपको बताया टॉपिक चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस। अभी बताया चेंजेस किसकी वजह से आते हैं? डिमांड और ये तो डिमांड के चेंजेस है। सप्लाई के चेंजेस पड़े? इधर देखिए बेटा, DT is the demand curve, SS is the supply curve, E is the OR is the equilibrium rate, OQ is the equilibrium quantity. अगर सप्लाई बढ़ेगी तो किधर शिफ्ट होगी बेटा? राइटवर्ड, S1। इस वजह से नया इक्विलिब्रियम आया E1, क्वांटिटी बढ़ गई, रेट समझ आया? आप सोच भी सकते हैं कि अगर किस चीज की सप्लाई बढ़ रही है तो मार्केट में क्वांटिटी तो बढ़ेगी यार, क्योंकि सप्लाई बढ़ा ही रहे हैं। रेट, सप्लाई बढ़ती रेट कम हो जाता है, वही तो शो कर रहा है डायग्राम। समझ आ गई बात? पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। इंक्रीज इन सप्लाई। इफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस इट लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व फ्रॉम SS टू S1। सप्लाई कर्व राइटवर्ड जाएगा। फुल स्टॉप। एज शोन इन द फिगर 11.5। नाउ एट ओरिजिनल एक्सचेंज रेट ऑफ OR देयर इज एक्सेस सप्लाई। मार्केट में कैसी सप्लाई आ जाएगी? एक्सेस सप्लाई आ जाएगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है। एज अ रिजल्ट न्यू एक्सचेंज रेट मूव्स टू OR1। तो आपका रेट क्या हो जाएगा? OR1, यानी रेट कम हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट पर यूनिट प्राइस ऑफ डॉलर हैज रिड्यूस्ड। इसका मतलब डॉलर का प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। और डॉलर का प्राइस कम होते ही क्या हमारी करेंसी क्या हो जाएगी? एप्रिशिएट हो जाएगी। देखो, इन a decrease in price of foreign exchange in terms of domestic currency means the domestic currency has appreciated। क्लियर हो गई बात? हमारी करेंसी की वैल्यू तो बढ़ गई ना। अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं आप सब जानते हैं। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम? तो बेटा प्लीज इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे। डिक्रीज इन सप्लाई ऑपोजिट हो जाएगा, किधर शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्टवर्ड। रेट बढ़ जाएगा, सप्लाई कैसी सप्लाई? एक्सेस सप्लाई आने वाली है और हमारी करेंसी एक्सेस सप्लाई। सोचो, रेट बढ़ गया यानी कि फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो गई उसके रेट, और डोमेस्टिक करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड। कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में समझते हैं बेटा। बहुत अच्छा टॉपिक है। मेरे हिसाब से एक नंबर के क्वेश्चन इसमें से बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बच्चा छोड़ देता है, इसीलिए अच्छे बनते हैं। और रियल लाइफ में ये आपके पास बहुत बार यूज होने वाला है अगर आप हायर स्टडीज में जाते हैं। बेटा समझते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। मैंने आपको बताया था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मार्केट तो हम सब जानते हैं क्या होती है। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर इंटरैक्ट फॉर
परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। ये कौन सी मार्केट है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होगी? ये भी एक मार्केट है, यानी यहाँ पे परचेज सेल होगा। किस चीज का परचेज सेल होगा? फॉरेन करेंसी का, तभी तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना। फॉरेन करेंसी खरीदेंगे, फॉरेन करेंसी बेचेंगे। अब जहां पे फॉरेन करेंसी खरीदी और बेची जाए उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। अब बताएं, फॉरेन करेंसी खरीदने बेचने वाले कौन होते हैं? क्या सिर्फ इंडिविजुअल होते हैं हमेशा? क्या कंपनी होती है? इंडिविजुअल और कंपनी तो हर चीज खरीदती है, गुड्स एंड सर्विस भी खरीदती है। यहां पे एक चीज और आता है, वो होते हैं बैंक्स, क्योंकि बैंक फॉरेन करेंसी खरीदता बेचता है। तो यहां पे अगर मैं नॉर्मल मार्केट की बात करता, जहां पे गुड्स और सर्विस बिकते हैं, नॉर्मल मार्केट में दो प्लेयर होते हैं जनरली, इंडिविजुअल या फिर फर्म्स। यहां पे और भी लोग आते हैं, और वो तीसरा कौन होता है? बैंक। चाहे कमर्शियल बैंक हो, चाहे आपका सेंट्रल बैंक हो। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। द बायर एंड सेलर इंक्लूड्स इंडिविजुअल, फर्म, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, कमर्शियल बैंक्स एंड द सेंट्रल बैंक। इसमें सब लोग आ जाते हैं। क्लियर हो गई बात? फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बेटा तीन तरह के फंक्शन करती है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला ट्रांसफर फंक्शन, दूसरा क्रेडिट फंक्शन, और तीसरा हेजिंग फंक्शन। बहुत ध्यान से समझेंगे। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? जब एक कंट्री को गुड्स खरीदने हैं दूसरे कंट्री से। अब कंट्री में कोई बिजनेसमैन ही होगा ऑब्वियसली, उसने गुड्स खरीदे, उसको गुड्स की पेमेंट करनी है। अब गुड्स की पेमेंट करनी है तो क्या पैसे भेजने पड़ेंगे? कौन सी करेंसी में? उस देश की करेंसी में। जब आपको पैसे भेजने हैं, वो पैसे आप कैसे भेजेंगे? बैंक को देंगे। यानी कि क्या ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट नहीं कर रही? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के प्लेयर्स कौन थे? क्या उसमें बैंक्स थे या नहीं थे? तो इसका मतलब आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डीलिंग कर रहे हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पहला काम क्या है? ट्रांसफर फंक्शन। जिसने पैसे लेने हैं उसको पैसे दिलवाएगा, किससे? जिसने पेमेंट करनी है। यानी कि ये एक तरह से क्या ट्रांसफर कर रहा है? परचेजिंग पावर ट्रांसफर कर रहा है। क्या ट्रांसफर कर रहा है? वहां से डॉलर हमें दिलवाएगा तो हमारे पास पैसा आएगा, इसका मतलब हमारी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। तो यही है हमारा कौन सा फंक्शन? ट्रांसफर फंक्शन। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। इट ट्रांसफर परचेजिंग पावर बिटवीन द कंट्रीज इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन में कंट्रीज इन्वॉल्व हैं उनकी परचेजिंग पावर ट्रांसफर कर रहा है। दिस फंक्शन इज परफॉर्म थ्रू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। और कह रही है ट्रांसफर कैसे करता है? थ्रू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट एंड टेलीफोनिक ट्रांसफर। कह रहे ड्राफ्ट वगैरह के थ्रू ये पेमेंट ट्रांसफर करा देता है। समझ आ गया? पहला क्रेडिट फंक्शन। दूसरा है हमारा, पहला था ट्रांसफर फंक्शन, दूसरा है क्रेडिट फंक्शन। ध्यान से समझना क्रेडिट फंक्शन का मतलब क्या है। देखो, मैंने दूसरे देश से गुड्स खरीदने हैं, मुझे पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी में। पैसा ट्रांसफर करने में तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हेल्प करेगी। एक और हेल्प करती है, मैंने वहां से पैसे लेने हैं। अब जब मुझे गुड्स खरीदे मैंने वहां से, तो मुझे पैसे देने हैं। अब जब पैसे देने में तो वो हेल्प करेगा। एक हेल्प और करेगा मेरा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। वो क्या? मैं जिससे उधार ले रहा हूं वो दूसरे देश में बैठा है, अब वो मेरे ऊपर विश्वास तो कर नहीं सकता। वो क्या करेगा? कहेगा भैया पहले पैसे दो फिर गुड्स भेजूंगा। मैं कहूंगा पहले गुड्स भेजो फिर पैसे दूंगा। अब बीच में कोई ऐसा मीडिएटर चाहिए जो उसे श्योरिटी दे दे कि भैया पैसे हम दिलवा देंगे। वो होता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो बैंक्स पार्टिसिपेंट होते हैं। यानी कि बैंक हमारे ब्याज को उसे कह देते हैं कि आपके पैसे हम दिलवा देंगे, आप इसे उधार पे भेज दो। कितने महीने के? जनरली 3 महीने का उधार दिलवाते हैं। अब वो उधार दिलवा रहे हैं, क्या बैंक अपने रिस्क पे दिलवाता है? नहीं, बैंक आपसे एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करवा लेता है। क्या करवाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज 3 months का जनरली साइन करवा लेगा। अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज उस पार्टी को दिलवा देगा। अब वो कहता है इसने फिर भी वो करके कह रहे फिर हम बैठे, हमारा बैंकर तो हमारे देश में ही है ना, तो वो हमारे इतनी कह देता है कि पैसे दिलवा दूंगा, लेकिन एक डॉक्यूमेंट साइन करवा के बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू मुझे 3 महीने का क्या दिलवा देता है? क्रेडिट। ठीक है, जिससे मैं क्या कर सकूं, वो गुड्स लेके
उन्हें बेच के पैसा रियलाइज कर लूं और बैंक को पैसे दे दूं कि मेरे बिहाफ पे उसे पेमेंट कर दे। देखो क्या लिखा है भैया, हाँ जी अगर डॉलर के प्राइस कम ज्यादा हो गए तो बेटा वो अगला फंक्शन है, पहले अभी ये पढ़ते हैं। देखो, इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड। ये फॉरेन ट्रेड के लिए आपको क्या दिलवाता है? क्रेडिट। कैसे दिलवाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज विद मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 months। बिल ऑफ एक्सचेंज दिलवाएगा विद अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 months आर जनरली यूज्ड फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स। जनरली आप इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए क्या यूज करते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको भी बताया कि आपको दिलवा देगा। क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पीरियड। कह रहे क्यों दिलवाता है क्रेडिट? फॉर दिस पीरियड इन ऑर्डर टू अनेबल द इंपोर्टर टू टेक द पोजेशन ऑफ गुड्स, सेल देम एंड ऑब्टेन द मनी टू पे ऑफ द बिल। इसलिए उधार दिलवा रहा है कि आपके पास गुड्स का पोजीशन आ जाए, आप उसे बेच दें, पैसा रियलाइज करके आप पेमेंट करवा दें। तो समझ आया, 2 इंपॉर्टेंट काम कर रही है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमारे लिए। पहला तो हमारे पैसे ट्रांसफर करवाती है, दूसरा हमें उधार पे दिलवाती है, तीसरा हेजिंग फंक्शन होता है। अभी इसने जो क्वेश्चन पूछा उसके बेस पे ही ये पॉइंट है, हेजिंग फंक्शन। बेटा हेजिंग होता क्या है ध्यान से समझेंगे। सपोज मैंने पेमेंट करनी है $1,00,000 की। आज डॉलर का रेट है $1 इज इक्वल टू 74। मुझे डाउट है 74 रुपीज 74 $1 का। मुझे डाउट है कि रेट बढ़ सकता है, तो मैंने क्या कहा अपने बैंक को कि मुझे रिस्क है कि अगर रेट बढ़ गया और जो मुझे $1,00,000 की पेमेंट करनी है, मुझे 74 लाख देने हैं बैंक को। अभी मेरे को पेमेंट करनी है 3 महीने बाद। अब अगर 3 महीने बाद 75 हो गया तो मुझे 75 लाख देने पड़ेंगे। मेरा रिस्क है, उस रिस्क को मैं खत्म करना चाहता हूं। रिस्क ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन प्राइस को मैं क्या करना चाहता हूं? खत्म करना चाहता हूं। मेरे पास 2 ऑप्शन है सर, या तो मैं आज ही ट्रांजैक्शन करके अपना रेट बुक कर लूं, आज ही बुक ना हो कि मैं 74 लाख दूं और मैं कहूं कि ये इतने रुपए के डॉलर मेरे लेके रख लो, 3 महीने बाद पैसे दे दें। लेकिन इसमें क्या है कि यार पेमेंट 3 महीने बाद जानी है, मेरे 74 लाख रुपीस ब्लॉक हो गए। लेकिन इस ट्रांजैक्शन को भी कुछ लोग करते हैं, इसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। क्या बोलते हैं? दोनों है हेजिंग के ही फंक्शन। दूसरा क्या होता है ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा बैंक को कि मेरी ट्रांजैक्शन आज मत करो, मुझे ना 3 महीने बाद देने हैं $1,00,000। मुझे बताओ 3 महीने बाद का रेट आज ही बता दो, 3 महीने बाद का रेट आज ही बता दो। बैंक कहता है ठीक है, मैं आपको 3 महीने बाद का रेट आज ही कोट कर देता हूं। वो रेट जो मैं दूंगा, उस रेट पे जो एग्रीमेंट होगा, आपको उसी रेट पे मेरे से डॉलर खरीदने पड़ेंगे, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। अब वो रिस्क कौन ले रहा है अपने ऊपर? बैंक। बैंक के अंदर बहुत बड़े बड़े एक्सपर्टीज बैठे होते हैं जिनका काम यही होता है कि वो मार्केट फ्लक्चुएशन को देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, वो चेक करते हैं। और सपोज उन्होंने कहा कि सर हम आपको $1 74 रुपीज 60 पैसे में फॉरवर्ड डील में दे देंगे। किसमें दे देंगे? फॉरवर्ड मार्केट में दे देंगे कि 3 महीने बाद हम आपको रेट जो देंगे दैट इज 74 रुपीज 60 पैसा। सारा रिस्क हमारा, लेकिन आपके साथ जो एग्रीमेंट हो गया आपको इस रेट पे खरीदना पड़ेगा। अगर वो 73 हो गया ना, तो ये मत कहना कि मैं नहीं लूंगा, क्योंकि आपके साथ एग्रीमेंट आज ही हो गया। 73 हो गया, आप 74.60 में ही खरीदेंगे। इस मार्केट को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड मार्केट। ये मार्केट होती है स्पॉट मार्केट। समझ रहे बात को? पर आप जो अपना रिस्क खत्म करना चाहते हैं, उस रिस्क को खत्म करने को बोलते हैं हेजिंग। क्या बोलते हैं? हेजिंग मीन्स टू कवर द लॉस, लॉस को कवर करना। चाहे आप उसे स्पॉट मार्केट में कवर कर ले, चाहे आप उसे फॉरवर्ड मार्केट में कवर कर ले। अब बच्चा कहता है सब स्पॉट मार्केट में हो सकता है, तो फॉरवर्ड में जाके महंगा क्यों लूं? बेटा फॉरवर्ड में जाके महंगा लेने का एक कारण है, 74 लाख रुपीस एक ह्यूज अमाउंट होता है। आप 3 महीने तक उसे पहले ही जमा करा देंगे बैंक के पास। आप कहेंगे इससे अच्छा 74 लाख कहीं एफडी कर दो 3 महीने के लिए, और फॉरवर्ड का रेट कवर कोट ले लूं। दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल के मैं भी एनालाइज कर लूं ना अपना। जब बैंक एनालाइज कर रहा है तो मैं भी एनालाइज कर लूं। 74 लाख रुपीस अगर मैं एफडी में लगाऊं फॉर 3 मंथ्स, कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, वो कैलकुलेट करें। अगर वो
58,000 है, यानी कि आपकी जेब से गया कितना, सिर्फ 2,000 रुपीज में आपने अपना रिस्क कवर कर लिया। और 2,000 में रिस्क कवर आप क्या कहेंगे सर, बढ़िया ऑप्शन है या बेकार है? बढ़िया है। तो फिर अब एक काम करें ना, आज ही खरीद लें। 2,000 का भी लॉस क्यों कर रहे हैं अपना? समझ रहे बात को? आप एनालाइज नहीं कर पा रहे सिचुएशन को। 2,000 रुपीज आप आज भी क्यों एक्स्ट्रा दे रहे, क्योंकि 74 लाख। हाँ, एक ऑप्शन होता है कि मेरे पास 74 सर है ही नहीं। जो गुड्स आएंगे उन्हें बेच के पैसा आएगा, वहां से देने हैं। जो गुड्स आएंगे उन्हें बेच के जो पैसा आएगा वहां से पेमेंट करनी है। तो फिर आप क्या करते हैं सर, फॉरवर्ड ले लो, 3 महीने बाद तक तो मैं बेच के पैसा रियलाइज करके फिर दे दूंगा। तो दोनों सिचुएशन हो सकती है। आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत गहरी बातें हैं, ये चलती चली जाएंगी। आपको सिर्फ क्या समझना है कि जब मुझे रिस्क है कि डॉलर का प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है, उस रिस्क को कवर करने को बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग 2 तरह से होती है, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है। हेजिंग फंक्शन, व्हेन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू बाय एंड सेल गुड्स ऑन सम फ्यूचर डेट एट अ करंट प्राइस एंड एक्सचेंज रेट, इट इज कॉल्ड हेजिंग फंक्शन। आप करंट प्राइस पे जब अपना रिस्क को कवर करना चाहें तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेजिंग फंक्शन। देखो क्या लिखते हैं, द पर्पस ऑफ हेजिंग इज टू अवॉइड द लॉसेस दैट माइट बी कॉज ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन इन द फ्यूचर में जो लॉस हो सकता है उसको कवर करने के लिए जो ट्रांजेक्शन करी जाए, दैट इज द हेजिंग फंक्शन। अब वो कह रहे हैं देखो, काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अभी बता दिया आपको, 2 तरह की है, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट सिर्फ हेडिंग और डेफिनेशन पढ़ेंगे। स्पॉट मार्केट रेफर्स टू द मार्केट इन विच रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर मेड इमीडिएटली, ऑन द स्पॉट पैसे देके डॉलर ले लेंगे। फॉरवर्ड मार्केट रेफर्स टू द मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इज सेटल्ड ऑन स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ रेट एग्रीड अपॉन टुडे। फ्यूचर की डेट पे सेटलमेंट होगा 3 महीने बाद, लेकिन रेट कौन सा लिया जाएगा, जो आज ही एग्री कर लिया गया होगा। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय।